अच्छा जी, हम लास्ट टाइम जो डिस्कशन, अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करके चल रहे थे और हमने बेरर इंस्ट्रूमेंट और ये किया था, और हम लोगों ने अपने इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स को स्टार्ट किया था कि पहले हम अपने इंस्ट्रूमेंट की टाइप्स को कंप्लीट कर लें। मैंने लास्ट लेक्चर में प्रॉम्जी नोट आपके साथ कंप्लीट किया था, और आज हम प्रॉम्जी नोट के अगला इंस्ट्रूमेंट जो है, यानी कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे। ये हमारा सेकंड इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ने हमें एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई किया। हमने ये बात देखी थी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तीन किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सामने आए थे, और उसमें से हमने कल अपने लास्ट डिस्कशन में प्रॉम्जी नोट को कंप्लीट किया था। लेट्स गो जी कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज को भी वैसे ही पढ़ना है जिस तरह हमने उसकी डेफिनेशन को पढ़ा था प्रॉम्जी नोट को। बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, लेकिन इसके अंदर आप नोट करें वहां पे था अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, एक अनकंडीशनल वादा। इसमें वादा नहीं है, इसके अंदर क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर है। हम किसी शख्स को ऑर्डर कर रहे हैं, हम किसी दूसरे शख्स को ऑर्डर कर रहे हैं। और क्या ऑर्डर कर रहे हैं, कहता है उससे पहले एक शख्स एक इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, और वो जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है वो किसी दूसरे शख्स को ऑर्डर कर रहा है, और जिस शख्स ने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो शख्स इसको सिग्नेचर भी कर रहा है, साइन ऑफ भी कर रहा है। और वो ऑर्डर क्या कर रहा है, वो ऑर्डर कर रहा है किसी डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, एक स्पेसिफिक शख्स को कहते हुए कि तुम ऑन डिमांड या टाइम या फिक्स डिटर्मिनेबल टाइम, तुम ऑन डिमांड या टाइम, यानी कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, कि तुम जब कोई शख्स डिमांड करेगा ये इंस्ट्रूमेंट लेके या एक वक्त मुकर्रर जो मैं इसमें मेंशन कर रहा हूं, तो तुम क्या करोगे, तुम एक सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि ये भी सिर्फ और सिर्फ लीगल टेंडर के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए बन सकता है, रुपयों पैसों के लिए बन सकता है। तुम एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करोगे, किसको, जिसको कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट में ऑर्डर दे रहा हूं, या अगर वो बेरर है तो जो कोई भी ये इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास लेके आएगा। यानी कि हम पहले क्या बात कर रहे हैं, हम पहले प्रॉम्जी नोट में बात कर रहे थे कि मैं वादा कर रहा था कि मैं पैसे दूंगा। यहां पर मैं वादा नहीं कर रहा कि मैं पैसे दूंगा, मैं कह रहा हूं कयूम साहब को ऑर्डर करते हुए कि कयूम तुम एक खास मुद्दत के बाद, या क्यों तुम जब तुम्हें कोई ये इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करेगा उसको 5,000 रुपया, एक सर्टेन सम ऑफ मनी 5,000 रुपया दोगे। और मैं वहां पर नाम भी किसी का मेंशन कर सकता हूं कि क्यों तुम जिस वक्त अहमद तुम्हें आकर ये इंस्ट्रूमेंट देगा तुम उसको 5,000 दोगे, या मैं ये भी कह सकता हूं कि क्यों तुम उसको 5,000 दोगे जिस किसी के पास भी ये इंस्ट्रूमेंट होके वो तुम्हारे पास 25 जनवरी को तुम्हारे सामने प्रेजेंट करेगा। सो यहां पर एक डिफरेंस आ गया। बिल ऑफ एक्सचेंज दर हकीकत जो शख्स बनाता है वो पेमेंट नहीं करने वाला, वो खुद से कोई वादा नहीं करने वाला, वो एक ऑर्डर दे रहा है, उस ऑर्डर को खुद साइन करता है और कहता है कि चाहे ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाए या टाइम इंस्ट्रूमेंट बन जाए, चाहे ये इंस्ट्रूमेंट बाय ऑर्डर हो जाए या ये इंस्ट्रूमेंट बेरर हो जाए, एक स्पेसिफिक पैसा, एक स्पेसिफिक अमाउंट पे कर दी जाएगी। जनाब यहां पर भी पार्टीज आ गई। जिस शख्स ने इंस्ट्रूमेंट बनाया उसको हम ड्रॉअर कहते हैं, जिस शख्स को हमने इंस्ट्रक्शन दी कि तुम पैसे दोगे उसको हम ड्रॉई कहते हैं, और जिस शख्स को पैसे मिलेंगे उस शख्स को हम पेई कहते हैं। क्या कहते हैं, पेई। तो ड्रॉअर इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला, ड्रॉई जिसने पैसे देने हैं, ड्रॉअर ऑर्डर लगाने वाला, पेई ड्रॉई वो शख्स जिसने के पेमेंट करनी है, और पेई वो शख्स जिसको के पैसे मिलेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये तीनों पार्टीज आइडेंटिफाइड हो गई। आपने जो पीछे पार्टीज पढ़ के आए थे, जो मैंने आपसे कहा था कि अभी हम उन पार्टीज को होल्ड कर रहे हैं जब तक हम वो इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ लेते, तो अगर मैं उसके ऊपर जाता हूं, अगर मुझे मिल जाता है, तो जनाब ये मेकर और पेई कल हो गया था। यहां पे देखिएगा ड्रॉअर, ड्रॉई और एक्सेप्टर। ड्रॉअर कौन है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। ड्रॉई कौन है, वो शख्स जिसको के डायरेक्शन दी गई कि तुम वो बिल ऑफ एक्सचेंज के मुताबिक उसको मूव करके चलो, और जो शख्स मस्ट बी प्रेजेंटेड टू ड्रॉई। अच्छा, एट द सेम टाइम जो शख्स ड्रॉई होता है बेटा, उससे हमें चूंकि इंस्ट्रक्शन दी है, उससे हमने इस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट भी करवाना होता है, ठीक है। तो इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस फर्स्ट, यानी कि पहले ड्रॉअर वो इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, ड्रॉअर इंस्ट्रूमेंट बनाने के बाद ड्रॉअर को भेजेगा,
जो शख्स ड्रॉर होगा जब उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो जब ड्रॉर इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, वो ड्रॉई को इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम ये इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट करो। जो ये ड्रॉई है, ये ड्रॉई जब उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा तो हम इसे क्या कहेंगे कि वो शख्स क्या बन गया, एक्सेप्टेंस उसने दे दी, तो अब वो एक्सेप्टर बन गया। तो उसने क्या कहा यहां पर, ड्रॉई बिकम्स एक्सेप्टर, ड्रॉई बिकम एक्सेप्टर व्हेन ही एक्सेप्ट द बिल। जब वो बिल को एक्सेप्ट कर लेगा तो ड्रॉई बिकम्स द एक्सेप्टर। अब दोबारा से मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जाता हूं। हमारे पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमें डेफिनेशन दी थी, अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज, पहली बात, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। इंस्ट्रूमेंट हमेशा राइटिंग में होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्बल नहीं बन सकता। ये भी इंस्ट्रूमेंट एक राइटिंग में होगा, लेकिन इसके अंदर प्रॉमिस नहीं है, इसके अंदर वादा है, इसके अंदर एक ऑर्डर है, इसके अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। और जिसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है उसको हम मेकर कहते हैं। इसको पहले मेकर साइन करेगा, और जिस शख्स को हमने डायरेक्शन दी है कि तुम ये अमाउंट पे करके चलो, फिर वो बिल उसको भिजवाएगा, वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। और हम इसके अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन राइटिंग क्या ऑर्डर दे रहे हैं? हम ऑर्डर ये दे रहे हैं कि तुम या तो, हम एक ऑर्डर एक सर्टेन शख्स को क्या दे रहे हैं कि या तो तुम इसको एज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट या तुम इसको एज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या करोगे, तुम एक सर्टेन सम ऑफ मनी या तो जिस शख्स का नाम मैंने लिखा है उसको या उसके ऑर्डर को, और अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिखा तो फिर बेरर शख्स को अमाउंट पे कर दोगे। तो क्या डिफरेंस हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर और प्रॉमिसरी नोट में? प्रॉमिसरी नोट एक वादा था, मैं कह रहा था कि मैं पैसे दूंगा, मैंने पैसे पे करने थे। बिल ऑफ एक्सचेंज वादा नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है। मैं कह रहा हूं कि कयूम साहब, आप अहमद साहब को पेमेंट करेंगे, मैं उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाला हूं, मैं इंस्ट्रक्शंस फ्लोट करने वाला हूं, और मैं खुद से पैसे नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ऑर्डर दे रहा हूं। और उस ऑर्डर के तहत अगला शख्स उसको जब एक्सेप्ट करेगा तो वो इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और अब उस शख्स को, या तो तीसरे शख्स को, या अगर वो इंस्ट्रूमेंट बेरर है तो जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो हमने क्या कहा? हमने कहा इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला जो शख्स है, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला, चेयर ले आओ, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला जो शख्स है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉर। इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला शख्स, ऑर्डर देने वाला शख्स, दैट इज कॉल्ड ड्रॉर। और वो शख्स जिसको हमने हुक्म कहा, जिसको हमने इंस्ट्रक्शंस दी, दैट इज कॉल्ड ड्रॉई। और फिर जिस शख्स को पेमेंट मिलेगी, ही इज कॉल्ड पेई। और हमने कहा कि ड्रॉई जब उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है तो हम उसे क्या कहते हैं? वो क्या बन जाता है? वो एक्सेप्टर बन जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आप एक इंस्ट्रक्शंस देंगे किसी दूसरे शख्स को कि तुम ये पेमेंट करो, वो उन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और हम उसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। अगर हम यहां पर पेई की बात कर रहा है और बाकी जो उसने पार्टीज की बात कही, उसने कहा कौन कौन लोग कौन कौन है, मैंने आपको तीनों लोगों की बता दिया, और ये भी बता दिया कि ड्रॉर जब बिल एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? वो एक्सेप्टर बन जाता है। ये देखिएगा, एक स्पेसिमेन से बात और क्लियर हो जाएगी। अमाउंट हैज टू बी सर्टन, 10,000 रुपया ओनली। अमाउंट ओपन एंडेड नहीं हो सकती, अमाउंट हैज टू बी सर्टन, इट शुड बी डेटेड, इट शुड बी डेटेड। और देखिएगा ये टाइम इंस्ट्रूमेंट फिर बना रहा है 3 months आफ्टर द डेट, यानी कि सितंबर 15, तो इससे 3 माह के बाद, सितंबर 15 के 3 माह के बाद हम क्या कह रहे हैं? पे टू यासीन। हम बता रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसको पे करो? पे टू यासीन, यासीन को पे करो, या जिसको यासीन ऑर्डर करेगा। क्योंकि हमने एक बात समझी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, हम सिर्फ ये कह दें कि सिर्फ यासीन को देना है तो नेगोशिएबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो जब हमने किसी बंदे को आइडेंटिफाई कर दिया, हमने कहा कि यासीन को पे करो, इसका मतलब यासीन को या जिसको यासीन कहे, हम उसकी नेगोशिएबिलिटी को नहीं रोकेंगे। तो पे टू यासीन और हिज ऑर्डर, कितनी अमाउंट? 10,000 रुपया। और चूंकि हमेशा हम ये बात कहते हैं कि ये अनकंडीशनल होना चाहिए, तो आखिर में ये लफ्ज फॉर दी वैल्यू रिसीव्ड, इसका बेनिफिट तुम रिसीव कर चुके हुए हो, इसके अगेंस्ट जो तुमने बेनिफिट मांगना था तुम्हें पहले मिल चुका हुआ है। अगर ये हम नहीं लिखेंगे इसका मतलब ये कंडीशनल बन जाएगा। इट हैज टू बी अनकंडीशनल, पर्सन शुड बी सर्टन, अमाउंट शुड बी सर्टन, शुड बी डेटेड, इट शुड बी इंस्ट्रक्शन टू सेकंड पर्सन। अब जब ये बिल बनेगा, ये बिल बनने के बाद, बिल ऑफ एक्सचेंज बनने के बाद, यहां पर हम अपने
सिग्नेचर करेंगे और जिस शख्स ने इसको एक्सेप्ट करना है उसको भिजवाएंगे। ये देखें, एक्सेप्टेड असलम, हमने असलम को भिजवाया, असलम ने इसके ऊपर अपने भी सिग्नेचर किए। मैं कौन था? जिसने ये बिल बनाया था। मैं यहां पर मेकर था उसका, जिसको यहां पर लफ्ज, इसके लिए लफ्ज बोलते हैं ड्रॉर। मैं ड्रॉर था। असलम जो था, जिसको मैंने कहा कि तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, ये क्या बन गया? ड्रॉई। और जब उसने इस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर दिया, साइन कर दिए, अब क्या बन गया? एक्सेप्टर। और किसको पैसे मिलने हैं? यासीन को। तो फिर यासीन कौन है? पे। सारी पार्टीज हमारे पास यहां मेंशन हो रही हैं। मैं ड्रॉर, असलम को कहा, इंस्ट्रक्शन असलम को दी, ऑर्डर असलम को किया, असलम कौन हो गया? ड्रॉर के अगेंस्ट ड्रॉई। और जब असलम ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, उसने कहा जी मैं आपकी बात मानता हूं, क्योंकि वो पैसे को उसके एवज अपनी कंसिडरेशन ले चुका होगा, तो वो क्या बन गया? वो बन गया एक्सेप्टर। और फिर पेमेंट किसको मिलनी है? पेमेंट पेई को मिलनी है, पेमेंट यासीन को मिलनी है। तो यहां पर हमारे पास यासीन साहब क्या बन गए? पेई। बेटा इसके पेपर में फॉर्मेट भी आते हैं, सो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट भी आपने तैयार करके चलने हैं। इसके अंदर भी इसके एसेंशियल्स हैं, काफी हद तक एसेंशियल्स वही हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। मसलन इट मस्ट बी इन राइटिंग। ये प्रॉमिसरी नोट की तरह बिल ऑफ एक्सचेंज जबानी कलामी नहीं हो सकता, इट हैज टू बी इन द राइटिंग। एग्जाम्पल देता है, पे ₹5,000 टू आजम या हिज ऑर्डर। ये बिल्कुल एक आपकी इंस्ट्रक्शन है, हमने कहा कि तुम ₹5,000 आजम को उसकी ऑर्डर को दो, एक वैलिड बिल है। ए ऑर्डर टू बहराम टू पे ₹500 ऑन टेलीफोन। तो हमने पहले बात कही कि वर्बल या ओरल आपका बिल या आपका नोट, प्रॉमिसरी नोट को नोट कहते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज को नॉर्मली तौर पे बिल कहते हैं, ठीक है। तो आपका बिल या नोट नहीं बन सकता टेलीफोन के ऊपर, इट हैज टू बी इन द रिटन फॉर्म। ऑर्डर टू पे, पहले क्या था? प्रॉमिसरी नोट क्या था? प्रॉमिसरी नोट था अंडरटेकिंग, प्रॉमिसरी नोट था एक प्रॉमिस। यहां पर क्या है? ये डिस्टिंग्विश है प्रॉमिसरी नोट से, क्योंकि यहां पर ऑर्डर टू पे, और हमने पीछे बात पढ़ ली, इट हैज टू बी अ लीगल टेंडर, यानी कि पैसे, हम किसका ऑर्डर लगा सकते हैं? सिर्फ पैसों का। हम ये नहीं कह सकते कि तुम को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, तुम गाड़ी उसको दे दो, जो बंदा भी तुम्हारे पास ये कागज लेके आएगा उसको गाड़ी दे देना। भाईजान ये प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बन सकता। प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, अमाउंट क्या होगी उसके अंदर? इंस्ट्रक्शन का स्टिपुलेटेड मैटर क्या होएगा? ओनली रुपीज, ओनली पैसा, ओनली मनी, ठीक है जी। सो इट हैज टू बी अ लीगल टेंडर। तो यहां पर उसने हमें एग्जांपल दी, द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट साइन्ड बाय द आजम्स आर वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। बेशक लैंग्वेज पोलाइट हो, या जरूरी नहीं है किसी को डंडा मार के ऑर्डर देना, आप किसी को मोहब्बत से भी कह सकते हैं बात, पोलाइटली भी ये बात कह सकते हैं। जिस तरह कहता है बाबर प्लीज पे ₹50,000 टू एहसान या इज ऑर्डर, तो यहां प्लीज लिखने से ये ऑर्डर खत्म नहीं हो गया, अभी भी ये ऑर्डर ही है, सिर्फ लैंग्वेज पोलाइट हुई है। बाबर विल मच ऑब्लाइज मी बाय पेइंग टू दाऊद ₹30,000। तो दोनों एग्जांपल्स किस चीज की हैं? दोनों एग्जांपल इस चीज की हैं कि ऑर्डर के लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं लिखूं आए जिशान हियर बाय गिव यू द इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू मेक अ पेमेंट, ये भी ओके है। लेकिन अगर मैं उसके बजाय सीगा थोड़ा सा बेहतर कर लूं, मैं उसके जगह अगर प्लीज का लफ्ज लिख लूं, पोलाइटली बात कर लूं, तो बेटा फिर भी वो ऑर्डर ही है, फिर भी हम उसको ऑर्डर के जुमले से बाहर नहीं निकालेंगे। अब हमें यहां पर आगे एग्जांपल्स दे रहा है कि जनाब ये जो पेमेंट्स हैं इनको हम प्रॉमिसरी नोट या इनको हम बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहेंगे। बाबर प्लीज लेट जहाजेब हैव ₹50,000 एंड प्लेस इट टू माई अकाउंट। मतलब क्या? कि तुम उसको 50,000 दे दो और इसको मेरे नाम डाल दो। भाईजान ऐसी कोई चीज नहीं है। प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मेरे नाम डालने की कोई स्टोरी नहीं है। मैंने आपको पेमेंट की इंस्ट्रक्शन दी है, तुमने उसकी वैल्यू रिसीव कर ली हुई है, तुम उसका बेनिफिट खुद लेके जा चुके हुए हो। ये तो एक डिफरेंट कहानी बन जाएगी ना कि जनाब इसको 50,000 दे दो, मुझसे ले लेना। ये तो वादा प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज का वादा नहीं है कोई, ये वाली बात। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एक प्रॉमिस था, बिल ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर है। इस काम के लिए नहीं कि मेरे नाम डाल दो, इसके लिए कि तुम इसका बेनिफिट लेके जा चुके हुए हो, तुम इसकी वैल्यू रिसीव कर चुके हुए हो, इसलिए मेरे नाम डालने की कोई स्टोरी नहीं है। इसलिए उसने कहा ये कोई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। ऐसे ही आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे ₹10,000 टू गालिब। अब यहां पर भी अगर हम नोट करके चले तो आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे। यहां पर अब इतनी ही पोलाइट लैंग्वेज हो गई है, इफ यू मेक इट कन्वीनियंट, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, तो बात ठीक थी। अब इससे इफ की सीगे से क्या लग रहा है? इफ के सीगे से लग रहा है कि अब उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये तो तरस मारने वाली बात है। तो ऐसी जुमला आता है कि हमने किसी की मदद करनी है, तो मैं कहूं कि यार मैं मजीद को भेज रहा हूं, देखो अगर तुम कर सकते हो तो इसकी मदद कर दो। तो ये तो कोई ऑर्डर तो नहीं ना हुआ, ठीक है। मैं मजीद को भेज रहा हूं, आपकी मेहरबानी इसको पैसे दे दें, यहां तक तो ऑर्डर ही है।
लेकिन आपके पास मैं मजीद को भेज रहा हूं, आपकी मेहरबानी अगर कोई गुंजाइश निकले तो पैसे दे दीजिएगा। ये तो कोई ऑर्डर नहीं बना। तो यहां पर लैंग्वेज को सॉफ्ट रखना है, पोलाइट रखना है, इस पे कोई इतराज नहीं, लेकिन लायबिलिटी क्रिएट करवा के चलनी है, लायबिलिटी अपने पे नहीं लेके आनी। तो इसलिए उसने हमें दो अच्छी एग्जांपल्स दी हैं ये बताने के लिए कि वर्डिंग कैसी हो सकती है। इट शुड बी डेफिनेट, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल होना चाहिए। जिस तरह यहां पर एक हम कहते हैं, हमने बात कही थी, कहता है 5,000 दे दो सलीम को एज अर्ली एज पॉसिबल। ये तो कोई इंस्ट्रूमेंट ना बना भाई, या तो कोई टाइम बताए 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, या कहें जब तुम्हें वो डिमांड करेगा। ये क्या बात हुई, एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आपको डेफिनेट टाइम या डेफिनेट कंडीशंस को डिफाइन करके चलना है। आपका टाइम इंस्ट्रूमेंट और आपका डिमांड इंस्ट्रूमेंट डिफाइन हो चुका हुआ है। टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, 21 जनवरी। टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, अब से 3 महीने। टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, जब तुम्हें बिल प्रेजेंट किया जाएगा उसके 3 दिन के बाद। ये सब टाइम इंस्ट्रूमेंट थे। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि इसको पैसे दे देना जब होंगे। ये कोई टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है ना। हमने कहा था टाइम इंस्ट्रूमेंट ये भी हो सकता है किसी के मरने के 2 हफ्ते के बाद। तो आप किसी इवेंट से भी उसको अटैच कर सकते हैं। इवेंट ये नहीं हो सकता जो तेरे को पैसे हों। तो इसलिए उसने कहा कि ये वैलिड बिल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अमाउंट कब दी जाएगी ये क्या है, अनसर्टन है। हमें पता ही नहीं कब पैसे हो, कभी पैसे होने ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो वो तो वक्त ही नहीं निकलना। और फिर इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो भाई ड्रॉर भी साइन करेगा और ड्रॉई भी, और जब ड्रॉई साइन कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो एक्सेप्टर बन जाएगा। उसके बाद उसने हमें कहा कि पार्टीज हैज टू बी सर्टन। जाहिर सी बात है, हमें बताना है कि पार्टीज हैज टू बी सर्टन, ऑल दी पार्टीज मस्ट बी सर्टन। हमें अपने बिल के ऊपर बताना है कि हम किसको ऑर्डर दे रहे हैं। अगर हमने बताया ही नहीं कि हम किसको ऑर्डर दे रहे हैं, हमने ड्रॉई को मेंशन ही नहीं किया, तो फिर किसको कहा जा रहा है। हम हवा को कह रहे हैं भाई यू हैव टू पे, आई हियर बाय इंस्ट्रक्ट दैट यू हैव टू पे टू यासीन। अच्छा जी, किसको इंस्ट्रक्ट किया? तो जब तक आपका ड्रॉई मेंशन नहीं है, जब तक आपका ड्रॉई आइडेंटिफाइड नहीं है, तो वो ड्रॉई का पता ही नहीं चलेगा। ड्रॉई का पता नहीं चलेगा तो वो एक्सेप्टर कभी नहीं बनेगा। एक्सेप्टर नहीं बनेगा तो बिल कागज का टुकड़ा फाड़ के फेंक दो, उसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। सो पार्टीज दे हैव टू बी सर्टन, सम मस्ट बी लीगल। लीगल टेंडर किसे कहते हैं, मैंने कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में भी, पैसे को। लीगल टेंडर इज ऑलवेज द रुपीज, द मनी, द करेंसी इन विच यू आर बी डीलिंग। इट हैज टू बी करेंसी। जिस तरह यहां पे कहता है, उसने एक बिल इशू किया, उसने कहा 50,000 रुपया और 100 बैग ऑफ वीट। ये कोई बिल नहीं है, कोई कमोडिटी इसमें नहीं आ सकती। हमने पहले बात क्लियर कर दी, इसमें सिर्फ एक आइटम ही आएगा, एंड दैट आइटम हैज टू बी मनी, दैट आइटम हैज टू बी लीगल टेंडर एंड नथिंग एल्स। सम पेबल मस्ट बी सर्टन। जिस तरह हमने पहले भी, कल भी ये बातें की थी, आज भी बातें हैं। 20,000 रुपया और बाकी तमाम अखराजात। ये बाकी तमाम अखराजात की कोई स्टोरी नहीं है। 20,000 रुपया और अखराजात की मद में 1600। यू हैव टू डिफाइन इट, यू हैव टू क्लोज इट, यू हैव टू मेक इट वेरी मच कंसाइज, कि कोई क्वेश्चन इफ और देन का बन ना सके, ठीक है जी। वो सब बातें ये पुराने लेक्चर के मुताबिक ही हैं। ये बड़ा अहम आर्टिकल के अंदर अब बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा क्लियर हो गया। और बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर होने से जो हमारी वो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट थी, उसके अंदर भी हम देखें तो हमने वो पार्टीज वाला आर्टिकल भी कंप्लीट कर लिया। हमने कल लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेकर और पेई की बात क्लोज की थी। आज हमने ड्रॉर, ड्रॉई, एक्सेप्टर और पेई की बात भी क्लोज कर दी, ठीक है जी। अब वो हमारे लिए वहां पर बात छोड़ने का मकसद अब समझ आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बिल ही नहीं पढ़ेंगे होता क्या है, हम इसकी जो पार्टीज की डिस्टिंक्शन या उसकी वर्डिंग को नहीं समझ सकते थे। तो दैट्स व्हाई मैंने उसको वहां पे छुड़वाया था। पेपर के लिए बड़ा मशहूर मारूफ आर्टिकल है इस तरह के डिफरेंसेस। बेटा जब भी डिफरेंस आए, एक बात याद रखिएगा, आपने दोनों की डेफिनेशन को मस्ट लिखना है। डेफिनेशन हैज टू बी मस्ट। जब तक आप डेफिनेशन नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने जब भी कभी कंपैरिजन की बात करनी है, देयर हैज टू बी द डेफिनेशन। तो पहले जब भी प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस आएगा, तो पहली बात आप क्या लिखेंगे, प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन और बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन लिखेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज थी, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। जबकि हमारे पास प्रॉमिसरी नोट में कितनी पार्टीज थी, 2, मेकर एंड पेई। जब मेकर जो था, जो शख्स बिल बनाता था, मेकर, प्रॉमिस करने वाला शख्स, वो पेमेंट अपने आप को नहीं कर सकता। वो पेमेंट अपने आप को नहीं कर सकता ना। मैंने जब इंस्ट्रूमेंट बनाया, मैंने कहा हां मैं पैसे दूंगा, तो पैसे किसी दूसरे को ही दूंगा। लेकिन इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये पॉसिबल है कि मेकर ही पेई बन जाए। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट पैसे कौन ले सकता है, पेई कौन बन सकता है, जिस शख्स ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जिस शख्स ने ये ऑर्डर दिया है, वो अपना भी नाम डाल सकता है।
पे टू मी और माई ऑर्डर, ये भी कर सकता है। यहां पर इस बात की गुंजाइश है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो बेनिफिशियरी है, बिल ऑफ एक्सचेंज का बेनिफिशियरी वो मेकर भी बन सकता है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के अंदर मेकर बेनिफिशियरी नहीं बन सकता। अगर वो बेनिफिशियरी बनेगा तो हम उसे लफ्ज बोलते हैं राइट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन दे वेस्ट टू सेम पर्सन, तो वो काम खत्म हो जाता है। जब एक शख्स ने अपने आप को पैसे देने हैं, देने वाला भी वो खुद है, तो काम खत्म हो जाएगा। यहां पर मेकर क्यों बन सकता है? पैसे उसने नहीं देने। पैसे किसने देने हैं? पैसे ड्रॉई ने देने हैं, पैसे एक्सेप्टर ने देने हैं। और मेकर जो है वो बेनिफिशियरी बनने की सलाहियत रखता है, वो अपने लिए भी इंस्ट्रक्शंस निकलवा सकता है। सो दैट इज अ डिफरेंस विद द प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में एक और अहम फर्क, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर होता है, जबकि प्रॉमिसरी नोट सिर्फ क्या होता है? प्रॉमिस होता है। मेकर ने खुद ही बनाया है प्रॉमिसरी नोट, खुद ही साइन कर रहा है, तो क्या हमें उसको एक्सेप्ट करवाने की जरूरत है? अब तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में जो कि पेमेंट मैंने नहीं करनी, पेमेंट ड्रॉई ने करनी है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ेगी। जब तक वो उस वादे को, जो उस इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जब तक ड्रॉई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बिल कागज के टुकड़े से ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो भाई यहां पर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। नेचर ऑफ लायबिलिटी, जनाब प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो लायबिलिटी है, जिस शख्स ने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया वो एब्सोल्यूट पर्सनली तौर पे लायबल है। अनकंडीशनल प्रॉमिस था ना, अनकंडीशनल वादा था। जबकि यहां पर ड्रॉर की जो लायबिलिटी है, बिल को बनाने वाले की लायबिलिटी, वो सेकेंडरी होती है, वो प्राइमरी नहीं होती। It is only when the acceptor does not honor the bill that the liability of the drawer arises as surety. जनाब यहां पर कहता कि ड्रॉर जो है वो, जाहिर सी बात है, जब ये इंस्ट्रूमेंट बनाता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इसको पैसे दे दो, इसका मतलब पता क्या है? कि तुमने पैसे देने हैं, तुमने अनकंडीशनल देने हैं। मैं इसको क्यों दिलवा रहा हूं पैसे? आखिरकार कोई ऐसी स्टोरी है कि मेरा और इसका भी कोई रिलेशनशिप होगा ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं इसको पैसे दिलवा रहा हूं। शायद इसने मुझसे पैसे लेने हो, मैंने इससे कहा जी मैंने इससे पैसे लेने, तो उसने कहा हिस्सा करो, बिल ऑफ एक्सचेंज बना लो। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता हूं कि जिसे हम कहते हैं आवाज आ रही, हवाला करवा दें। तो बेसिकली हवाला करवा रहे हैं कि तुमने जो मुझे पैसे देने थे, तुमने जो वैल्यू रिसीव कर ली थी, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि तुम इसको पैसे दे दो। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? अगर तुमने पैसे ना दिए तो फिर इसका मतलब तुम तो लायबल हो ही हो, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा सर नहीं फाड़ेगा, ये मेरे पास भी आएगा, ये मुझे भी कहेगा ओ मनु केड़े काम लाता भाई, मैं तो पैसे तेरे को लेने से, तुमने मुझे किस काम लगा दिया? वो ड्रॉई तो पैसे नहीं दे रहा। इसलिए उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब हमारी इस कंडीशन में एक तरफ आ गया ड्रॉर, आगे हमारे पास आ गया ड्रॉई, और आगे हमारे पास आ गया एक्सेप्ट अपना पेई, तो अगर ड्रॉई ने पैसे ना दिए तो ये शख्स ड्रॉई से तो पैसे मांगेगा, ये हमारे पास भी आएगा, ये हमारे पास भी आएगा। तो अब हमारे पास जो आएगा, कब आएगा? प्राइमरी नहीं आएगा, सेकेंडरी आएगा। पहले किसने पैसे देने थे? पहले किसकी लायबिलिटी थी? ड्रॉई की लायबिलिटी थी। अगर ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए तो ये मेरे पास आ जाएगा, तुझे पैसे कर दो, मुझे वो पैसे कोई नहीं दे रहा, उससे आप अपने पैसे खुद लेते रहे, आप मुझे मेरे पैसे दें। गॉट माय पॉइंट? इसलिए वो क्या कहता है, यहां पर ड्रॉर की लायबिलिटी क्या आ जाती है? सेकेंडरी लायबिलिटी आ जाती है। मेकर की पोजीशन, जनाब मेकर इन केस ऑफ द बिल, इन केस ऑफ द नोट, इमीडिएट उसका रिलेशनशिप होता है। इमीडिएट यानी कि मैं जब एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं क्यूम साहब आपको पैसे दूंगा, तो मैं और क्यूम कौन है? इमीडिएट रिलेशनशिप बैठे हुए हैं। जबकि जिस वक्त हम बात करते हैं नोट की, जिस वक्त हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, हो सकता है कि मैं क्यूम को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि तुम मजीद को पैसे दे दो, क्यूम मजीद को जानता भी ना हो, क्योंकि मजीद का ताल्लुक तो मेरे साथ होगा। हाँ, क्यूम का ताल्लुक तो मेरे साथ है, लेकिन क्या, यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ड्रॉर का ताल्लुक तो ड्रॉई के साथ है, लेकिन जब ड्रॉर ड्रॉई से कहता है पेई को पैसे दो, तो इस बात का चांस है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते भी ना हो, ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते भी ना हो। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि ड्रॉई का पेई के साथ 1 to 1 कोई ताल्लुक हो, जरूरी नहीं है कि ड्रॉई का पेई के साथ 1 to 1 ताल्लुक हो। जबकि जब हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर मेकर है और यहां पर पेई है, तो बीच में कोई वास्ता ही नहीं है। तो मेकर और पेई का ताल्लुक आपस में क्या है? 1 to 1 रिलेशनशिप है। तो कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर इस बात के चांसेस हो सकते हैं कि ड्रॉई का पेई के साथ 1 to 1 कोई ताल्लुक या 1 to 1 कोई ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना कर रहा हो।
मुमताज साहब मैं क्लास लेकर कॉल करता 10 मिनट। So this is what he's saying. Payable to the bearer. Promissory note मैंने पहले भी बताया था, आप बेरर के नाम से बना ही नहीं सकते। मैंने आपको ये कहा था कि इट हैज टू बी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, और मैंने कहा था कि सब्सिक्वेंटली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर ब्लैंक एंडोर्समेंट कर देंगे तो सब्सिक्वेंटली ये क्या हो सकता है, बेरर हो सकता है। लेकिन जब ये बनेगा, पार्टी हैज टू बी सर्टन, किसके लिए पेमेंट करनी है, पार्टी हैज टू बी सर्टन। तो हमने ये बात पहले पढ़ चुके हैं। यहां पर ये पेएबल टू द बेरर हो सकता है, इसलिए कि भाई ड्रॉर और ड्रॉई का सर्टन होना जरूरी है। ये दोनों सर्टन है। हां, हम बेरर या ऑर्डर का तायुन पेई से करते हैं, यहां पर अगर पेई ना बताया तो देयर हैज टू बी टू पार्टीज। अगर एक पार्टी नहीं होगी, पेई होगा ही नहीं यहां पर, तो हम किसके नाम का वादा करके चलेंगे? तो यहां पर तो हमने कह दिया कि इट हैज टू बी, हमने यहां पे वादा करके बता दिया कि इट हैज टू बी। जी क्लास में हो? क्या कह रहा हूं मैं कि हमारे पास जब मेकर और पेई, जब हमारे पास प्रॉमिसरी नोट था, तो हमारे लिए मजबूरी थी कि दोनों पार्टी सर्टेन होनी चाहिए थी। इसलिए हमें इसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही क्रिएट करके चलना था। यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टियां, पेई को हम बेरर भी कर देंगे तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि वादा करने वाला और जिससे वादा किया जा रहा है, दे हैव टू बी सर्टन। तो भाई हमारा ड्रॉर भी सर्टन है, हमारा ड्रॉई भी सर्टन है, लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का ताल्लुक या बेरर इंस्ट्रूमेंट का ताल्लुक तो पेई से होता है। तो चूंकि इसमें तीसरी पार्टी पेई अवेलेबल थी, तो हां, बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर भी बन सकता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट कभी बेरर नहीं बन सकता। नोटिस फॉर डिसऑनर, अगर कभी आपको डिसऑनरमेंट हो जाए, यानी कि आपका प्रॉमिसरी नोट इन कैश ना हो रहा हो, तो किसी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। वादे का वक्त था, उसने वादा अपना पूरा नहीं किया, देने वाला शख्स मेकर एक ही शख्स है, तो फिर नोटिस किस बात का देकर चलना? लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता। नोटिस फॉर डिसऑनर मस्ट बी गिवन बाय द होल्डर टू ऑल द प्रायर पार्टीज हु आर लायबल टू पे, इंक्लूडिंग द ड्रॉर एंड एंडोर्सर। कहता भाई, अगर तुम्हारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने वक्त मुकर्रा के ऊपर पे नहीं होता, वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने उस दिन के ऊपर पेमेंट नहीं आती, तो जितनी इंटरवीनिंग पार्टीज हैं, तुम ड्रॉर को भी, तुम ड्रॉई को भी, और अगर तुम्हें वो बिल आगे इंडोर्स होके मिला हुआ है, तो जितने लोगों ने तुम्हें इंडोर्समेंट की हुई है, उन तमाम लोगों को भी क्या नोटिस दोगे? नोटिस फॉर डिफॉल्ट दोगे। यानी कि भाईजान मुझे पैसे नहीं मिले, वो कहना ये चाह रहा है कि ए ने एक बिल बनाया जो बी ने एक्सेप्ट कर लिया, और वो पेमेंट जानी थी सी को, सी ने एंडोर्स कर दिया जेड को, जेड ने एंडोर्स कर दिया टी को। ठीक होगी बात? अब जब टी पैसे लेने के लिए गया, तो किसके पास जाना था टी ने पैसे लेने के लिए? बी के पास। बी ने कहा भाग जो, कोई पैसे नहीं। बी ने कहा मेरा डिफॉल्ट हो गया। उन्होंने कहा कोई पैसे नहीं पाए। डेट थी मेरी 21 जनवरी की, 21 जनवरी को गया, उसने कहा कोई पैसे नहीं। अब अगर उसने ये कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं, अब हम क्या करें? अब टी को क्या करना है? उसने जेड को, सी को, बी को और ए को सबको नोटिस निकालना है। तो भाई आई एम हियर बाय इंटीमेटिंग आई एम द बोनाफाइड होल्डर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, and when I go for the payment, I have not received the payment. So you are all requested to please arrange the payment. इसका मतलब क्या होगा? Z C को कहेगा भाई पहले आओ। C जो है उसका ताल्लुक किसके साथ होगा? उसका ताल्लुक A के साथ होगा। ठीक होगी बात? हमने कहा मुमकिन है B C का डायरेक्ट ताल्लुक ना हो, तो वो C B को भी कहेगा, A को भी कहेगा, A B की चिन्ह दबाएगा, और पेमेंट जो है वो डिफॉल्ट सबके पॉइंट से आ जाएगी। ड्रॉर का भी डिफॉल्ट हो गया, ड्रॉई का भी डिफॉल्ट हो गया, सी का भी डिफॉल्ट हो गया, जेड का भी डिफॉल्ट हो गया। हर बंदे को फिर इस पेमेंट के लिए एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी। असल पैसे किसने देने हैं? बी ने देने हैं। तो अब जब डिफॉल्ट हो गया, तो भाई टी कहेगा जेड से, यार मैं तो नहीं जानता कि बी कौन था। वो कहेगा मुझे, जेड कहेगा मुझे, जेड से कहेगा मुझे तुम खुद डायरेक्ट पेमेंट करो। जेड किसको कहेगा? सी को कहेगा, यार मैं थोड़ी जानता हूं कि तेरा बिल एक्सेप्ट होना है कि नहीं होना। तो जेड अब सी से कहेगा मुझे पेमेंट करो। सी क्या कहेगा? सी कहेगा ए से कि तुमने मुझे ये एक हवाला करवाया था, मुझे वो पैसे नहीं दे रहा, भाईजान मेरे पैसे तुम दो।
और जब ये सबके पैसे दे देंगे, अब ए जो है वो बी की गिच्ची पे पांव रखेगा कि तूने मुझे सबके आगे जलील कराया, मेरे पैसे कर। गॉट द पॉइंट सर? सो दिस इज हाउ द चेन मूव ऑन। जबकि यहां पर क्या बात कर रहे हैं, यहां पर नोटिस की जरूरत कोई नहीं, बीच में कोई बंदा गारंटर वाला सिस्टम कोई नहीं, बीच में कोई मेकर है, मेकर ने पैसे नहीं दिए, सीधा मेकर पे केस करो। बाकी लोगों को बीच में आपने जो मूव करना है, सीधा मेकर पे केस करो कि भाईजान यू हैव प्रॉमिस मी, आपने अनकंडीशनल वादा किया था, यू हैव नॉट मेड मी द पेमेंट, आज एक कोर्ट में चलते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट ही इज बीइंग सेइंग, बाकी सबको नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे हमारे पास उसने छोटे क्वेश्चंस दिए मैं, उसने कहा जी इनके एसेंशियल्स बताएं, ये उसने आपके पास दोबारा वो सैंपल बना दिया, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल्स कौन से होते हैं, हम अभी पढ़ के आए हैं एसेंशियल्स कौन कौन से होते हैं। और वैलिडिटी की बात करता है, कहते बताएं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक बताएं कि जनाब ये कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें वैलिड है कि नहीं। नुमान प्लीज पे टू महरीन ₹1 लाख। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उसको एक अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहे हैं कि महरीन को तुम 1 लाख पे करो। हाँ बेशक हमारे अल्फाज थोड़े से नरम है, प्लीज पे लिखा हुआ है, हमने ये नहीं लिखा हुआ कि प्लीज पे इफ यू हैव द मनी, प्लीज पे इफ यू अगर तेरा दिल कर पड़े, हमने क्या लिखा है, पे करो बस। तो भाईजान ये प्रॉपरली तौर के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। नोमान आई विल बी हाईली obliged इफ यू मेक इट कन्वीनियंट। अब यहां पे कहानी नेगेटिव आ गई, ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बन सकेगा। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू नोमान ऑफ ₹1 लाख टू बी पेड ऑन डिमांड। सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नहीं कर रहा, वादा भी कर रहा है, इट विल बी पेड ऑन डिमांड। जब भी मुझे, मैं मानता हूं कि मैंने ₹1 लाख तेरा देना है, और जब भी तुम मुझसे ये इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा मैं तेरी डिमांड पैसे दे दूंगा। ये प्रॉमिस नोट बन गया आपका, कोई मसला नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे महरीन या उसके ऑर्डर ऑफ ₹1 लाख, कब, 6 days आफ्टर नोमान्स डेथ। तो भाईजान यहां पर भी कंडीशन लगी, मौत अटल है, शादी अटल नहीं है, ठीक है, मैरिज अटल नहीं है, मौत अटल है। ठीक है, तो हमने इवेंट से अटैच किया है, और वो इवेंट जो है वो अनसर्टन इवेंट नहीं है, हर बंदे ने मरना है। ठीक है, तो फिर चूंकि वो इवेंट डेथ का सर्टन इवेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि जी बिल्कुल यहां पर ये जो टाइमिंग डिसाइड की गई, वो क्या डिसाइड की गई, नोमान की डेथ के 6 दिन के बाद। तो इट इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट, ये एक टाइम इंस्ट्रूमेंट है, और हम इसको टाइम इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक लेके चलेंगे। जनाब यहां तक किसी की कोई मरोड़ उठ रहा हो, किसी को कोई तकलीफ हो, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, किसी का कोई मसले मसाइल हो, यू कैन रेज द हैंड। अगर नहीं होगा तो फिर मैं बात को आगे लेके चलूंगा। मैं चेक शुरू नहीं करूंगा, मैं पीछे से कुछ आर्टिकल्स करवाना चाहूंगा। जनाब उस्मान मलिक साहब। उस्मान मलिक तुम्हारे घर फायरिंग हो रही लगता है। हाँ उस्मान मलिक सर आवाज हाँ उस्मान ऐसे आवाज आ रही है। हेलो, हाँ जी अब आ रही है आवाज। बोल पे पुत्र, तो हेलो बिल्स हेलो ऑफ जो 15 मिनट निकल एक्सचेंज जाने में हैं। ग्रेस डे का सर एसेंशियल जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस डे का जिक्र नहीं किया गया। किसका जिक्र नहीं किया गया? ग्रेस डे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेटा जिसका जिक्र नहीं किया गया उसको किताब उस लेवल पे जाना नहीं चाहती। मुझसे आपने पूछना, बताता हूँ, 3 दिन होते हैं ग्रेस के। आगे चलो। ये आप ये बेटा एनेक्टमेंट ना बहुत शॉर्टकट कर दिया गया है। ये एनेक्टमेंट आपके लिए एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग की हद तक शॉर्टकट कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें निकाल दी हैं उसने, बहुत सारी चीजें। सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। ठीक है, सही, ठीक है सर। अच्छा जी। और एनीबॉडी एल्स म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को जी। वलीद मग्गू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो चेक के लिए चेक की लाइफ टाइम होती है सर, चेक मैंने लाइफ पढ़ाया ही होती है नहीं 6 अभी, मंथ। मैंने भी चेक नहीं पढ़ाया सर प्रॉमिसरी नोट की कितनी लाइफ होगी? जो इसके लिए हमने लाइफ टाइम इसका प्रॉमिसरी मतलब? नोट, कोई लाइफ नहीं होती। प्रॉमिसरी नोट अगर हमारा टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो हम कह सकते हैं मैंने प्रॉमिसरी नोट बनाया कि ठीक आज से 3 साल के बाद तुम मुझे पेमेंट दोगे, ठीक आज से 10 साल के बाद मुझे पेमेंट दोगे, ठीक आज से 4 दिनों के बाद मुझे पेमेंट दोगे। तो ये क्या है, टाइम इंस्ट्रूमेंट है। और जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी इसकी कोई लिमिटेशन एक्ट नहीं लिखा हुआ। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? अच्छा जनाब, लेट्स गो बैक। वलीद मकू, फिर आपका हाथ रेज है बेटा, इसको डाउन कर लो। हाँ जी थैंक यू। अब हम चेक के ऊपर अभी नहीं जा रहे, अब हम कुछ चीजें चूंकि हम पीछे पढ़ के आ गए हैं
तो अब हमारे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज से पीछे कुछ बातें हैं, अब आप कुछ बातें जो हैं उनको समझने के काबिल हो गए हैं, क्योंकि आपने 2 बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो पढ़ लिए, ये तो मैंने सब कुछ करवा दिया आपको। तो मैं यहाँ पर पीछे आपको कुछ चीज़ें छोड़ के आया था। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मैंने आपके साथ बेरर भी करवा दिया था। ये इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट एक हमारे पास है। आईकैप ने बड़ी गैर जरूरी गैर अहम चीजें खत्म कर दी, बट ये समझ नहीं आया कि इसको क्यों नहीं खत्म किया। ये भी एक गैर जरूरी गैर अहम चीज थी, ये अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। बट एनी हाउ, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ना हो उसे हम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो फिर सवाल आसान हो गया, इनलैंड किसे कहते हैं? सिर्फ ये सीखेंगे हमारा काम खत्म हो जाएगा। जनाब यहां पर क्या कहता है? मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड पेबल इन पाकिस्तान। यानी कि हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि आपका ड्रॉ कहां हुआ? पाकिस्तान में, ठीक है, और ये पे कहां होगा? पाकिस्तान में। और रेजिडेंट कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ, रेजिडेंट चाहे वो बंदा पाकिस्तानी हो या नॉन पाकिस्तानी हो, ये मैटर नहीं करता। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में बना है और पाकिस्तान में ही पे हो जाएगा, और इस इंस्ट्रूमेंट की पार्टीज में कोई बंदा फॉरेन नेशनल भी है या पाकिस्तानी भी है, मैटर नहीं करता। इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। क्या कहेंगे? इनलैंड। दूसरी शर्त, मेड या ड्रॉ इन पाकिस्तान कहां बना? दूसरी शर्त के मुताबिक वो बना पाकिस्तान में। इसकी पेमेंट कहां होनी है? इसकी पेमेंट कहां होनी है? फॉरेन में। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बने पाकिस्तान में और उसकी पेमेंट फॉरेन में हो रही हो तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट सिर्फ इसीलिए या उसी वक्त बनेगा अगर वो किसी पाकिस्तानी पे ड्रॉ हुआ है। ठीक होगी बात सर? यानी कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में बने और पाकिस्तान में ही पे हो रहा हो तो फिर हमें देखने की जरूरत नहीं है कि जिन लोगों की इसके साथ इंटरेस्ट है उनकी शहरियत क्या है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में बनता है और पाकिस्तान में ही पे होता है, वो क्या है? वो इनलैंड है। लेकिन अगर एक इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में बनने के बाद पेमेंट पाकिस्तान से बाहर हो रही है तो फिर उसको इनलैंड बनने के लिए जरूरी है कि जो पार्टी है द पर्सन हैज टू बी पाकिस्तानी, फिर ही वो इनलैंड होगा। अगर आप कहें कि सर इसके अंदर पाकिस्तान में वो ड्रॉ हो, पेमेंट पाकिस्तान से बाहर हो, बंदा नॉन पाकिस्तानी हो, तो फिर क्या होगा? इनलैंड नहीं होगा। जब इनलैंड नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फॉरेन। फिर क्या बन जाएगा? वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो इसी को उसने एग्जांपल में बताया। एक प्रॉमिसरी नोट जो मुल्तान में बनना है और पेशावर में पे होना है, ये पहली कंडीशन पूरी हो रही, इनलैंड। एक बिल ऑफ एक्सचेंज लाहौर में बनना है, सादकाबाद में पे होना है, रेजिडेंट है शख्स, बंदा कौन है? रेजिडेंट। लाहौर का बना, रेजिडेंट सादकाबाद का है, कहता है अगर तो वो सादकाबाद में पे हो गया, लाहौर बन के सादकाबाद पे हो गया, फिर तो फटे कोई नहीं। लाहौर बन के सादकाबाद में पे नहीं हुआ बल्कि दुबई में पे होता है, तो फिर हमें क्या देखना है कि शख्स रेजिडेंट है कि नहीं है। अगर वो शख्स पाकिस्तानी रेजिडेंट है, अगर वो शख्स पाकिस्तानी रेजिडेंट है तो फिर क्या बनेगा? ये इनलैंड। और अगर ये पाकिस्तानी रेजिडेंट ना होता तो फिर क्या बनता? फॉरेन। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो सखर में बना, सखर में बना, बंदा रेजिडेंट है पाकिस्तानी और पेमेंट कहां होनी है? अफगानिस्तान में, तो क्या ये इनलैंड है? इसलिए इनलैंड है क्योंकि बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट है, बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट है, तो इसलिए भाईजान यहां पर भी हम क्या कहेंगे? ये इनलैंड बन जाएगा। ऐसा प्रॉमिसरी नोट जो बना पाकिस्तान में, पेमेंट में आमीर में होनी है और हमें नहीं पता, बताया नहीं हुआ कि ये रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है। अगर तो यहां पर शख्स रेजिडेंट होगा तो ये इनलैंड होगा, और अगर यहां पर वो शख्स नॉन रेजिडेंट होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये फॉरेन बन जाएगा। ए बिल ऑफ एक्सचेंज यूके में बना, बस पाकिस्तान में तो नहीं बना, यूके में बना, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, फॉरेन। एक बिल ऑफ एक्सचेंज कहां ड्रॉ हुआ? यूके में, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इनलैंड के लिए क्या जरूरी है? दोनों शर्तों में इट हैज टू बी ड्रॉन इन पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान में नहीं बना हुआ, आगे पढ़ने की जरूरत ही कोई नहीं हमें। वो रेजिडेंट है, वो नॉन रेजिडेंट है, वो कहां पे होना है? बाहर में गया, इट हैज टू बी ड्रॉन अप इन पाकिस्तान। इस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कहां हुआ? पाकिस्तान में, पे कहां करना है? पाकिस्तान से बाहर। अब चूंकि अगर ड्रॉ पाकिस्तान में और पे पाकिस्तान में हुआ होता तो मैंने क्या कहा था, फिर हमें शरीयत देखने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान में बनाया लेकिन पे कहां हो रहा है? पाकिस्तान से बाहर, तो अब हमें शरीयत देखनी पड़ेगी, रेजिडेंसी देखनी पड़ेगी। तो वो बंदा कहां का रेजिडेंट है?
वो बंदा पाकिस्तानी रेजिडेंट नहीं है, कहां का रेजिडेंट है, यूके रेजिडेंट है, तो फिर ये क्या इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, इट विल बिकम द फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। कौन सी एग्जांपल है थर्ड, एग्जांपल नंबर 19 का थर्ड पॉइंट, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ इन यूके। मैं आगे पढ़ूं क्यों, मैं आगे पढ़ूं क्यों, ड्रॉ इन यूके, मेरे पास इनलैंड के अंदर ड्रॉ इन यूके की ऑप्शन है, बोलो आगे क्यों पढ़ूं फिर मैं, फिर देन व्हाट, यही तो मैं बोल रहा हूं, ड्रॉ इन यूके, जब ड्रॉ कहां हो गया यूके, मैं आगे क्यों पढ़ूं, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए शर्त क्या है, दो हालतें हैं ना जी, दोनों में शर्त क्या है, ड्रॉ इन, और अगर तुमने ड्रॉ इन पाकिस्तान किया ही नहीं तो मैं आगे क्यों पढ़ूं, गॉट माय पॉइंट। जैसे मैंने कहा कि अगर ड्रॉ इन पाकिस्तान पे इन पाकिस्तान, तो फिर मैं आगे क्यों पढ़ूं, चाहे वो रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, अगर ड्रॉ इन पाकिस्तान पे इन पाकिस्तान तो वो क्या है, इनलैंड है। ऐसे ही अगर एक इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान में ड्रॉ ही नहीं हुआ तो मैं आगे क्यों पढ़ूं, अब वो क्या है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, आगे वो पाकिस्तानी हो, पेमेंट चाहे चच्चू की मिलिया में हो या अहमदाबाद में हो, मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, ड्रॉ इन फॉरेन, तो क्या इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता। इज इट क्लियर सर, बड़ी आसान सी बात है, और इसको अगर आप समझेंगे तो और आसान हो जाएगी। हाँ, डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ के आ चुके हैं पहले, अब हमारे पास आगे इंडोर्समेंट है, और फिर एज यूजुअल आज काफी आपका टाइम अहमद साहब रोटी पानी में आपका जाया करवा चुके हैं, और इंडोर्समेंट अगर करवाने लगा तो इट विल टेक सम गुड 20-25 मिनट्स, चूंकि इसकी बात को समझाना है, लेकिन हमें इसने इंडोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही तक की बात की हुई है, नेगोशिएशन नहीं बताई हुई। बस आई का आपको शौक है फर्क, जुरिस्डिक्शन की प्लेस डिसाइड होती है, हमारे सिलेबस में नहीं है जुरिस्डिक्शन। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के तहत आती है, और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की जुरिस्डिक्शन जहां का ये इनलैंड होता है उसके मुताबिक जाके जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट डिसाइड होती है, इससे कि अगर कभी डिफॉल्ट होगा तो किस जुरिस्डिक्शन में जाके हम शोर मचाएंगे, किस कोर्ट के सामने जाके हम अपनी सजा करेंगे। तो अगर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है तो फिर जुरिस्डिक्शन किसकी होगी, पाकिस्तानी कोर्ट्स की, और अगर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है तो फिर हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। हाँ, फारग नहीं है अभी, भाग तो यहां से। सो यहां तक हम आज की बात, अपनी आज का दिन है ट्यूसडे, सो आज की बात हम यहां पे कंक्लूड कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। इससे आगे की बात हम कल लेके चलेंगे। उस्मान मलिक साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी उस्मान साहब। जी सर, आज का लेक्चर काइंडली अपलोड कर दीजिएगा कि काफी दोस्तों के यहाँ आज भी लाइट ऑफ है। यार 120 लोग हैं टोटल हमारे, उसमें से 116 हमारे ऑनलाइन थे और 12-14 यहाँ बैठे हुए हैं। जिनकी ऑफलाइन है वो अपनी बात करके आके बात कर ले, मेरा ये डोमेन एरिया नहीं है, इसलिए मैं फ्री करता हूँ। क्यूम साहब भी देखेंगे 116 लोग अब जब मैंने स्टार्ट किया लेक्चर में मौजूद थे, 16 के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन से ज्यादा लोग तो बैठे हुए उस्मान साहब। मुझे भी आए हैं मैसेज, अगर कर दें। मतलब आप मकसद कहने की बात यह है कि कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना, बट एनी हाउ आप अगर ये चीज वहां पे बता देंगे, जिन दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं वो बजाय उस्मान मलिक साहब को मैसेज करने के वो क्यूम साहब को मैसेज करें, ताकि इस चीज को जरा देखा जाए तो बेहतर होगा। अदरवाइज ऐसे तो नहीं अपलोड होगा बेटा हर लेक्चर। अगर उस्मान मलिक साहब का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से, बेहतर यह है कि क्यूम साहब को या जो टीएस है उनको आप रिक्वेस्ट करें ताकि वो चीज आइडेंटिफाई हो जाए। अरसलान अनवर साहब मेरे प्यारे, करने के सर जो ड्राई की मतलब असलाम तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है मुझे, ऐसी आवाजें आ रही है, ऐसा आवाजें आ रही है सर। ये जो दूसरी कंडीशन है पूरी करने के लिए सर, जो ड्राई की रेजिडेंस है सर वो बताना मस्ट होगी सर। दूसरी कंडीशन पूरी करने के लिए ड्रॉ की मतलब देखो, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो पाकिस्तान में ड्रॉ हुआ और पाकिस्तान के अंदर ही पे हो जाएगा तो फिर तो मुझे जरूरत नहीं कि मैं रेजिडेंस पता करवाऊं। और अगर पाकिस्तान में ड्रॉ होके वो पे पाकिस्तान में नहीं हो रहा तो फिर मेरे लिए रेजिडेंस का पता होना मस्ट है। इसीलिए मैंने तुम्हें फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की पहली एग्जांपल पे बताया, जब उसने म्यांमार की एग्जांपल दी कि उसने यहां पर रेजिडेंस नहीं बताया हुआ, सो आई हैव टू गेस
अगर हम इसको फॉरेन उस वक्त कहेंगे अगर शख्स नॉन रेजिडेंट है, और अगर ये शख्स उस फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की पहली एग्जांपल में रेजिडेंट होता तो बेटा ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन जाता। ओके सर, थैंक यू जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।